बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की तरफ से जो ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला शुरू किया गया है उसमें आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज ऑनलाइन किया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत इजी चैप्टर है और एक छोटा सा चैप्टर है जिससे आप लोग पहले भी काफी फेमिलियर हैं। अगर बोर्ड के पेपर में देखा जाए तो इस चैप्टर में से 9 मार्क्स का पेपर इंक्लूडेड है, जिसमें 8 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का है 4 मार्क्स का। मीन्स टोटल 9 मार्क्स का पेपर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर देखा जाए तो इस चैप्टर का पेयर चैप्टर 14 के साथ है, यानी कि लास्ट चैप्टर के साथ इसका पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर हम MD-CAT की बात करें, MD-CAT में सबसे ज्यादा MCQs बायोलॉजी के ही इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर से MD-CAT में 2019 के सिलेबस तक कोई MCQs इंक्लूड नहीं है, यानी कि इस चैप्टर से MD-CAT में कोई MCQs जो है वो शामिल नहीं किया जाता। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा, उसमें 2 चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक है लैंग्वेजेस और दूसरा है नॉलेज। हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं जैसा कि उर्दू है, इंग्लिश है, लोअर क्लासेस में अरेबिक है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए सीखनी पड़ती हैं। असल चीज नॉलेज है। जैसा कि पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान की हिस्ट्री का नॉलेज है, मैथ्स एक नॉलेज है, इस्लामियात का नॉलेज है। इसी तरह नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा साइंस भी है। तो साइंस नॉलेज है, इट इज नॉट अ लैंग्वेज। ये किसी कंट्री में बोली नहीं जाती, ये नॉलेज है। साइंस कौन सा नॉलेज है? जिस नॉलेज में ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, हम चीजों को अपनी 5 सेंसेस के साथ ऑब्जर्व करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, फिर उनको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली उनको चेक किया जाता है और फिर लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिनके पीछे कोई एविडेंस होता है, कोई लॉजिक होती है या कोई प्रॉपर सबूत होता है जिसकी बेस पर उनको एक्सेप्ट किया जाता है। इस नॉलेज का नाम साइंस है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंस का नॉलेज इंक्रीज होता गया। साइंस का नॉलेज इंक्रीज होते होते इतना ज्यादा हो गया कि साइंटिस्ट ने उनको ब्रांचेस में डिवाइड करना मुनासिब समझा कि साइंस के नॉलेज को ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया जाए ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। लिहाजा साइंटिफिक नॉलेज की 2 बड़ी ब्रांचेस बनाई गई। एक है फिजिकल साइंसेस जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं, और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं। फिजिकल साइंसेस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, मेडिसिन है। ये सारे फिजिकल साइंसेस के पार्ट्स हैं जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। दूसरा हिस्सा बायोलॉजिकल साइंसेस का है जो कि लिविंग वर्ल्ड को डील करता है और उसको हम बायोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं, जो कि हमारी बुक का नेम भी है। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स को, लाइफ को स्टडी करने का नेम है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी जुबान का लफ्ज है। क्योंकि नॉलेज और साइंस पर सबसे ज्यादा काम यूनानी लोगों ने किया, इसको स्टार्ट भी उन्होंने किया, इसलिए आज भी हमारी बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। एक है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, थॉट, रीजनिंग, रिसर्च,
ये सारा कुछ लोगोस का मीनिंग है। तो अगर हम बायोलॉजी के वर्ड पर गौर करें तो उससे हमें ये बात समझ में आती है कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, नॉट ओनली लिविंग थिंग्स। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स तो बात तो ठीक होगी, लेकिन 100% ठीक नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाइफ और लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है। लाइफ और लिविंग थिंग्स में ये फर्क है कि एक चीज जो आज डेड है वो लिविंग नहीं है, लेकिन उसके पास पास्ट में लाइफ थी। इसका मतलब है कि लाइफ तो उसके पास थी, लेकिन अब वो लिविंग नहीं रही, अब वो डेड हो गई है। तो हम डेड बॉडीज भी बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसलिए बायोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि वेयर लाइफ वाज प्रेजेंट, वेयर लाइफ इज प्रेजेंट एंड वेयर लाइफ विल बी प्रेजेंट। जाइगोट को स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि जहां पर फ्यूचर में लाइफ आ सकती है वो भी बायोलॉजी का हिस्सा है, जहां पर पास्ट में लाइफ थी वो भी बायोलॉजी का हिस्सा है, और जहां पर आज लाइफ है वो भी बायोलॉजी का हिस्सा है। लिहाजा हम इस वर्ड को यूज करते हुए बायोलॉजी की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी, नॉट ओनली स्टडी। ओनली स्टडी तो डिफरेंट वेज में की जाती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स which can affect living things directly और indirectly। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स स्टडी की जाती हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी की जाती हैं जो लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल 10th में आपने चैप्टर नंबर 16 के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े। एयर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, और ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, ये लाइफ के लिए जरूरी हैं। इसलिए बायोलॉजी के अंदर हम उन नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए या लाइफ स्पेंड करने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है। अगर मैं कहूं कि चेयर में लाइफ है तो मेरे पास क्या प्रूफ होगा, या अगर मैं कहूं कि चेयर में लाइफ नहीं है तो मेरे पास क्या प्रूफ होगा। लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट बनाया है, एक सीरीज है कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि लाइफ क्या है। लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइफ के कैरेक्टर्स को देखने के लिए, लाइफ को स्टडी करने के लिए हमें उन वैल्यूज का पता होगा, तो हम वेरी सिंपली ये कह सकते हैं कि कहां पर लाइफ है और कहां पर लाइफ नहीं है। वो कैरेक्टर्स तकरीबन 10 हैं, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर है सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेल्स नहीं होते, सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास सेल्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के पास एटम्स होते हैं जो कि हर तरह की मैटर का हिस्सा है, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सेल की फॉर्मेशन, सेल्स की मेकिंग, सेल्स की वर्किंग सिर्फ लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होते। हाईली कॉम्प्लेक्स, लिविंग थिंग्स की बॉडीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमंस को देखें, बड़े बड़े ट्रीज को देखें, एनिमल्स को देखें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, उनकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। नेचर ने उनको इंतहाई खूबसूरत तरतीब से पैदा किया है। उनकी बॉडी के सिस्टम्स, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच होती है, एक दूसरे के साथ मैच होती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इसलिए नेचर ने उनको एक तरतीब के साथ वर्किंग करने के काबिल बनाया है। उनकी तरतीब तब तक डिस्टर्ब नहीं होती जब तक कोई डिजीज ना आ जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अदरवाइज वो तरतीब के साथ अपनी बॉडी के फंक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रन करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जेनेटिक प्रोग्राम। अपने कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक सेंड करना, अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, अपनी इनहेरिटेंस को शिफ्ट करना, अपने जीन्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक लेके जाना, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग थिंग्स अपनी जीन्स ट्रांसफर नहीं कर सकती।
नॉन लिविंग थिंग्स अपने कैरेक्टर्स कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए जेनेटिक्स सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट फैक्टर है कैन गेट एंड यूज एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग्स एनर्जी गेट नहीं करती, नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाती, लिविंग थिंग्स एनर्जी गेट करती हैं, लिविंग थिंग्स फूड गेट करती हैं, लिविंग थिंग्स पर सनलाइट का इफेक्ट होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। इसी तरह लिविंग थिंग्स अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं, जैसे हमें स्वेट आता है, प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो एनर्जी को गेट करना, एनर्जी को यूज करना, एनर्जी को स्टोर करना, ये भी लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, लाइफ की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फैक्टर है मेटाबॉलिज्म। All the chemical reactions in the body is collectively called as metabolism. बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी के अंदर लगातार जब तक लाइफ प्रेजेंट है, रिएक्शन हो रहे हैं, तो बॉडी अपने आप को सस्टेन करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रो इन साइज। ये एक बहुत बड़ी और बहुत क्लियर प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी अपने साइज में ग्रो नहीं कर सकती, वो 1 सेंटीमीटर भी अपना साइज इंक्रीज नहीं कर सकती किसी भी तरह से। लेकिन ह्यूमंस का साइज फीट में बढ़ता है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स का साइज मीटर्स में बढ़ता है, फंजाई का साइज किलोमीटर में भी बढ़ता है। लिहाजा वो अपने साइज में ग्रो करती हैं। ये लिविंग थिंग्स की या लाइफ की प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है होमियोस्टेसिस। आपने 10th क्लास में चैप्टर 11 के अंदर होमियोस्टेसिस पढ़ा कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट का कांस्टेंट कर लेना डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर वाले एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आए, बाहर वाले एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बाहर वाले एनवायरनमेंट में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस आए, बाहर वाले एनवायरनमेंट का वेदर जैसा भी हो, लेकिन बॉडी की इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट रहें, तो ये भी लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत क्लियर प्रॉपर्टी है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा फिनोमिना है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। वो एसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, वो डिफरेंट वेज हैं, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके या अपने जैसा जो है वो कोई सेल ही बना सके। किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर ऐसा नहीं है। सिर्फ लिविंग थिंग्स की यह प्रॉपर्टी है कि वो नई जनरेशन रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में गर्मी आती है, हम रिस्पॉन्स करते हैं अपनी ड्रेसिंग चेंज करके, अपना फूड चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। सर्दी आती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकती। अगर एनवायरनमेंट में रेन होगी तो लिविंग थिंग्स उस रेन से बचने की कोशिश करेंगी, नॉन लिविंग थिंग्स उससे कभी नहीं बच सकती, एनवायरनमेंट के इफेक्ट से नहीं बच सकती। लिहाजा अगर एनवायरनमेंट में धूप होगी तो लिविंग थिंग्स उस सन से बचने की कोशिश करेगी और शेड में जाएगी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं, जो इस चीज को डिक्लेयर करती हैं कि कहां लाइफ है और कहां लाइफ बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अब एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टर भी मिस हो जाए तो हम ये कहने के काबिल नहीं होंगे कि वहां पर लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस। वायरसेस के पास बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, जेनेटिक्स है उनके पास मेटाबॉलिज्म है, वो रिप्रोडक्शन बहुत फास्टली करते हैं, उनके अंदर जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम भी है, डीएनए भी है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है कि उनके पास सेल्स नहीं है। तो सिर्फ सेल्स ना होने की वजह से उनको अभी तक लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता और ना ही उनको 5 किंगडम्स में कहीं जगह दी गई है। जो 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ा, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनमें से किसी किंगडम में वायरस की कोई जगह नहीं है क्योंकि उसके पास सेल्स नहीं है, उसको लिविंग ही नहीं माना जाता। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज का पूरा होना जरूरी है ताकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फर्क किया जा सके
लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में डिस्टिंग्विश किया जा सके, डिफरेंस किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा बायोलॉजी की ब्रांचेस। जैसे साइंस का नॉलेज इंक्रीज हुआ तो उसकी ब्रांचेस बना ली, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस हमने पीछे पढ़ा। इसी तरह जब बायोलॉजी का नॉलेज इंक्रीज हुआ तो फिर उसको भी ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत पेश आई, ताकि उसको समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना आसान हो सके, इजी हो सके। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिविजन्स हैं। एक है बॉटनी जिसमें प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एक है जोलॉजी जिसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को स्टडी करते हैं, जिनको हम कॉमन आई से नहीं देख सकते, जिनको हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। ये बायोलॉजी की 3 बड़ी डिविजन्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनको आपकी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ओल्ड ब्रांचेस एंड मॉडर्न और मॉडिफाइड ब्रांचेस। ओल्ड ब्रांचेस वो हैं जो कि बायोलॉजी के नॉलेज के स्टार्टिंग पे डिस्कवर हुई या जिनको स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया, जिनके साथ आपका लिंक पुराना है, जिनको आप 9th-10th में भी स्टडी कर चुके हैं, वो ओल्ड ब्रांचेस हैं। वो यहाँ पर उसकी बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। जबकि कुछ मॉडर्न और मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं जिनको हेडिंग्स के साथ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, और वो मॉडर्न ब्रांचेस हैं या वो बाद में स्टडीज होने वाली जो है वो ब्रांचेस हैं। ओल्ड ब्रांचेस हम आज डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन 9 हैं, जो कि इस बुक में डिस्कस की गई हैं। लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 1 पे उनके नेम्स और बहुत शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी गई है। सबसे पहली है इकोलॉजी। इको स्टैंड्स फॉर इकोसिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन। तो किसी भी लिविंग थिंग का उसके इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है, उस इन्वायरमेंट का लिविंग थिंग से क्या ताल्लुक है, दैट इज स्टडीड इन इकोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, हम किस चीज को इन्वायरमेंट कह सकते हैं। द सराउंडिंग्स ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी भी चीज के सराउंडिंग में जो कुछ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, केमिकल्स हैं, जो कुछ भी है, बायोटिक है, एबायोटिक है, उसकी सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो उसका इन्वायरमेंट है। वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है, उसको इफेक्ट करता है। लिविंग थिंग उसको इफेक्ट कर सकती है, उसको बेहतर कर सकती है, उसको पोल्यूट कर सकती है। ये सारा कुछ एनवायरनमेंट में आता है। दूसरी ब्रांच है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रियो, मेल एंड फीमेल लिविंग थिंग्स के क्रॉस से जाइगोट बनता है। ये जाइगोट अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करता है। एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस आती हैं तो वो एक अडल्ट बन जाता है, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो से अडल्ट बनने तक जिन जिन स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है लिविंग थिंग्स की, उस स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा थर्ड ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन फिजियो, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड स्केलेटन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का स्केलेटन कहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपने एक बहुत टर्म सुनी, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर मेडिसिन नहीं होती। फिजियोथेरेपी के अंदर बॉडी के फंक्शंस स्टडी किए जाते हैं, बॉडी के फंक्शंस को सेट किया जाता है, बोन्स को सेट किया जाता है, बॉडी के स्केलेटन को टच किया जाता है। इसलिए फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करना है, स्केलेटन के फंक्शंस को स्टडी करना है। जैसे किसी भी टीम के पास एक डॉक्टर होता है जो प्लेयर्स को ट्रीट करता है, उसे उस टीम का फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो मैच के दौरान आकर मेडिसिन नहीं देता, बल्कि उनकी बॉडी के जोड़ों को, बॉडी के जॉइंट्स को, बॉडी के फंक्शंस को सेट करने की कोशिश करता है, एक्सटर्नली उनके फंक्शंस को चेक करता है। उसके बाद बेटा फोर्थ ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड पढ़ा मॉर्फिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वहीं से वर्ड आया है मॉर्फोलॉजी, in which we study the structure and shape of the living things. मॉर्फोलॉजी जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है, एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें लिविंग थिंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है। लिहाजा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमारे माइंड में एक स्केच है, ये ह्यूमन है, ये गॉड है, ये हैन है, तो हम उसको बाहर से पहचानते हैं। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं,
हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करते हैं, वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एनाटॉमी, ये उसका न्यू नेम है जिसे एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद बेटा है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? रिमेनिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स buried under the earth crust millions of years ago are called fossils। कहा जाता है कि जब मुख्तलिफ अंबिया इकराम की उम्मतों पर अजाब आए, वहां पर मौजूद एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को जमीन के नीचे तबाह कर दिया गया। तो जमीन के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, सैंड और सॉइल की लेयर्स चढ़ती गई, लिहाजा उनके स्केलेटन्स जमीन के नीचे प्रिजर्व हो गए। डिकम्पोजर्स उनको 100% डिकम्पोज नहीं कर सके। उन स्केलेटन्स को आज निकाल कर जो स्टडी किया जाता है उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अगर वो प्लांट्स के फॉसिल्स हैं तो उसे पैलियोबॉटनी, और अगर वो एनिमल्स के फॉसिल्स हैं तो उसे पैलियोजोलॉजी कहा जाता है। दोनों तरह के फॉसिल्स इसमें स्टडी किए जाते हैं ताकि अर्थ की हिस्ट्री का और अर्थ के अंदर आने वाली चेंजेस को स्टडी किया जा सके। हिस्टोलॉजी, हिस्टो स्टैंड्स फॉर टिश्यूज एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज। एक जैसे सेल्स का ग्रुप टिश्यू है जो एक खास फंक्शन के लिए बनाया जाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर हमने जाइलम टिश्यूज पढ़े, फ्लोएम टिश्यूज पढ़े। अब जाइलम टिश्यू सेल्स का ग्रुप है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम टिश्यू सेल्स का ग्रुप है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी का नाम है। एवोल्यूशन, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करना, आबाओ अजदाद को स्टडी करना। कोई स्पीशीज कहां से आई, अर्थ की हिस्ट्री में क्या चेंज आया, ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, नई स्पीशीज कैसे बनी, पुरानी स्पीशीज क्यों एलिमिनेट हुई, क्या क्या चेंजेस आती रही स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में, ये सारा कुछ जो है तो एवोल्यूशन के अंदर हिस्ट्री को, अबाउट अजदाद को, तारीख को स्टडी किया जाता है, दैट इज एवोल्यूशन। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन्स, विरासत को स्टडी करना। विरासत क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स जो अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं वो इनहेरिटेंस है। उसको लेके जाने वाले यूनिट्स का नाम जीन्स है। तो जीन्स, इनहेरिटेंस, इस सारी चीज को स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर, जो बायोलॉजी की ब्रांच है कि ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स अगली जनरेशन तक कैसे जाते हैं, उनमें चेंजेस कैसे आती हैं, उनमें डिस्टर्बेंसेस कैसे आती हैं, ऑर्गेनिजम्स मैच कैसे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स अगर मैच नहीं होते तो क्यों नहीं होते, वो सारा कुछ जेनेटिक्स है। ओल्ड ब्रांचेस के अंदर बेटा लास्ट ब्रांच है जू जियोग्राफी। 3 वर्ड्स हैं। जू एनिमल्स, इसीलिए जोलॉजी एनिमल्स की स्टडी है। जियो अर्थ, ग्राफी स्टडी। इसमें यह स्टडी किया जाता है कि जमीन पर डिफरेंट एनिमल्स कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर कैंगरूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हैं तो वहां की कंडीशंस क्यों हैं कि कैंगरूज वहां रह सकते हैं। अगर कीवीज सिर्फ न्यूजीलैंड में हैं तो सिर्फ वहां क्यों रह सकती हैं। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर एनिमल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कौन सी कंडीशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कौन से हालात को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इस सारी चीजों को स्टडी करने का नाम जू जियोग्राफी है, जो कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इस लेक्चर के अंदर बेटा आपने साइंस की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन, लाइफ के कैरेक्टर्स और इन सारी ब्रांचेस की डेफिनेशन करनी है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर जो है वो पेपर के अंदर इंक्लूड की जा सकती है। थैंक यू।